welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the CBSE sample paper questions for the P block element. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बट और भी काफ़ी क्वेश्चन है जो इसमें भी पेंडिंग है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग रीजन असर्शन. जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें जो असर्शन दी हुई है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें क्या मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन. इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की, मतलब फ्लोरीन से कम होती है बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन. ठीक है, वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है. इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन है, ये इनका ऑर्डर क्या है. ठीक है, जैसे आप अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो आप देख सकते हो अलोंग द पीरियड में सबसे पहले हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन. ठीक है, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. एंड ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे पीरियड्स के अलोंग जाते जाते हो तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है. और फ्लोरीन जो है दैट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है. और जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्यों ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मीनिंग होता है इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड. जो एनर्जी निकलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करता है. आपको पता है फ्लोरीन के पास 2,7 कन्फिग्रेशन है, इसमें 2,5 है, इसमें ऑक्सीजन में कितनी है 2,6 और इसमें 2,7. तो फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो अक्रॉस द पीरियड फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करती है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड द मीन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. क्योंकि जैसे जैसे आप लॉन्ग द पीरियड जाते हो तो उसका जो साइज है वो भी श्रिंक होता जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और आपको पता है जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो वो तो सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं ना. शेल तो न्यू ऐड हो नहीं रही, पर न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है. जैसे जैसे न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ता जाएगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अंदर को अट्रैक्ट करेगा, श्रिंक होगा. तो साइज जो न्यूक्लियस का श्रिंक होने से उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी आउटर इलेक्ट्रॉन से. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो तो करेक्ट ही है. इन्होंने बोला ऑक्सीजन की लेस देन फ्लोरीन है, कि ऑक्सीजन की जो है वो फ्लोरीन से कम है. इट मीन्स फ्लोरीन की ज़्यादा है. फिर इन्होंने बोला फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन से तो ज़्यादा होगी. ऑक्सीजन का बता रहे हैं ना, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम है और नाइट्रोजन से ज़्यादा है. इट मीन्स कि यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो तो करेक्ट होगी. पहले आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है ना, और उसका रीज़न साथ में नहीं पढ़ लेना, रीज़न आपने बाद में पढ़ना है. पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसका रीज़न अपने लेवल पे देखोगे, ये जो स्टेटमेंट उसको खुद जस्टिफाई करना है कि ये ठीक है कि नहीं है. अपने लेवल पे उसको डिसाइड, हमने भी डिसाइड किया अभी इसमें क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, तो ये करेक्ट है और ये भी हमारा मैच कर रहा है. इट मीन्स की स्टेटमेंट जो है वो इसकी वो करेक्ट दी हुई है, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. अब इसका रीज़न उन्होंने जस्टिफाई क्या किया है, दे आर सेइंग कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पीज हैं उसमें ये ऑर्डर होता है. नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की. सो आयोनाइजेशन का आपको पता है मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. की लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आपको पता है कि जैसे जो फ्लोरीन है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज +9 है, ऑक्सीजन का +8 है, नाइट्रोजन का +7 है. तो और इसका एक तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो फ्लोरीन है, और ये स्मॉल साइज भी अक्रॉस द पीरियड हमें पता है कि साइज भी डिक्रीज करता है. साइज भी छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है. तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होल्ड करके रखेगी ना, ज़्यादा पकड़ के रखेगी, इसलिए वो जल्दी लूज़ नहीं करने देगी. तो इसलिए आपको फ्लोरीन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, फ्लोरीन के बाद आप देखो तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आते हैं. नॉर्मली हम सोचे तो हम सोचेंगे ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी. ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +8 है, दैट इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा है. बट आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि अकेला न्यूक्लियर चार्ज या फिर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ही डिसाइड नहीं करता. यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आती है. जैसे अगर नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन देखो तो 2,7 और इसका 7 एटॉमिक नंबर है, तो कन्फिग्रेशन में नाइट्रोजन का आप देख सकते हो कि इस केस में नाइट्रोजन की जो कन्फिगरेशन हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है कि इट इज़ द 1s2 तो चलो इसमें आना ही है 1s2 2s2 और 2p में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है कि 2p ऑर्बिटल हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है. इट मीन्स कि एग्जैक्टली p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है.
तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने का मीनिंग है कि कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जब हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल कन्फिगरेशन में से निकालना पड़ेगा, मीन्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड जिसको स्टेबल भी माना जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल, इसमें निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मीन्स इसकी ज़्यादा होगी। और अगर ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका नाइट्रोजन का 7 था, ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा 1s2, 2s2 और 2p में क्या है 4 है। 2p में 4 होने का मीनिंग है कि इसमें जो पूरा ऑर्बिटल है, 3 जो p के ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में एक है, ठीक है, एग्जैक्टली वो हाफ फील्ड नहीं है। इट मीन्स कि उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो ऑक्सीजन के 2p में से, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। इसलिए जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन है, नो डाउट कि ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मीन्स की नंबर ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, बट ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन होती है वो सेकंड नंबर पे आएगी। इट मीन्स कि फ्लोरीन के बाद जो आयोनाइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, सबसे पहले फ्लोरीन की होगी, सेकंड नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजन आएगा, लास्ट में फिर ऑक्सीजन आएगी। इन तीनों में से जो आयोनाइजेशन का ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है, ये आयोनाइजेशन का ऑर्डर है, ये जो हमने लिखा इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। तो इसका जो ऑर्डर निकल के आता है आयोनाइजेशन का वो ये वाला है, बट इन्होंने बोला हुआ है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, फ्लोरीन एंड पे है। इट मीन्स कि जो ऑर्डर आपको रीजन में मेंशन किया हो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि रीजन जो हमारा रॉन्ग है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो ये कौन सी ऑप्शन निकल के आएगी, अब आपको पता है रीजन असर्शन में 4 स्टेटमेंट्स 4 ऑप्शंस होती हैं। जो सी ऑप्शन होती है उसमें होता है असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। इट मीन्स कि असर्शन रीजन हमारा रॉन्ग है, तो आंसर आपका कौन सा आएगा, आंसर सी ऑप्शन आएगी। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से बड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया हुआ है, दैट इज सल्फर असर्शन में क्या दे रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर है, वाइल टेल्यूरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग है। पहले तो आप इस चीज़ को ही समझो, रिड्यूस करने का मीनिंग होता है कि रिड्यूस दूसरे को करना है, ठीक है, साथ वाले जो भी इसके साथ रिएक्टेंट उसको रिड्यूस करना है। अगर दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस कोई करता है तो वो सेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी सेल्फ क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जब कोई भी जैसे सल्फर है, सल्फर जब डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर टोटल 2 ऑक्सीजन है, इसके टोटल मीन्स इसमें जो चार्ज हो गया -4 है 2 ऑक्सीजन के ऊपर टोटल मिला के, और इसी के अकॉर्डिंग सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है, +4। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके अलावा +6 भी शो करते हैं। और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जिसमें डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो लेस स्टेबल हो जाती है, और जो बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं वो मीन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दैट इज 2 लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें से वो 2 कम शो करते हैं। अब आपको पता है इन्होंने बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग है अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगी दूसरे को तो खुद ऑक्सीडाइज होगी, तो खुद ऑक्सीडाइज अगर होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करती है तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, +6 स्टेट बन जाएगी, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं ना, रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग है कि ये क्या करेगी, सेल्फ इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सेल्फ ऑक्सीडेशन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। इसलिए सल्फर जो है वे मीन्स कि आपको पता है कि सल्फर जो +6 स्टेट में SF6 टाइप के भी वो जो कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो सल्फर इस केस में आपको पता है कि जब आप +6 में इसके कंपाउंड्स फॉर्म करते हो तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि सल्फर जो है, सल्फर चारों मीन्स की ऑल साइड से ये 6 फ्लोरीन एटम से प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट होने से क्या होगा कि ये इजीली किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये एक इनर्ट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कि सल्फर के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मानी जाती है, तो वो सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देने में विलिंग होगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सल्फर +6 में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये +6 जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मीन्स इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है,
तो ये रिड्यूसिंग नेचर, इट मीन्स कि इन्होंने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग, ये तो करेक्ट हो गया यहाँ तक। फिर इन्होंने बोला टेल्यूरियम डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो आप अगर समझो कि जब रिड्यूसिंग जो नेचर होता है डाउन द ग्रुप डाइऑक्साइड्स के केसेस में, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा जो बॉटम वाले एलिमेंट होंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर फर्स्ट मेंबर उस मीन्स की ग्रुप का अगर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे पहला, और जो लास्ट वाला होगा वो उसके ऑपोजिट होगा, वो फिर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो इसी चीज़ को आपने समझना है। जैसे हम इसमें अगर ड्रॉ करें, देखिए कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड है, देन सल्फर देन सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, जब आप इनके डाइऑक्साइड्स लिखते हो और जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, अगर सल्फर हमारा एक उनकी सबसे डाउन द ग्रुप क्या होता है कि वो मीन्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ज़्यादा होती है और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो डाउन द ग्रुप जाने में वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। इसलिए डाउन द ग्रुप अगर रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सल्फर जो है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बट जो बॉटम वाले एलिमेंट जैसे टेल्यूरियम ऑक्साइड की ये बात कर रहे हैं, अगर सबसे ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबसे नीचे वाला क्या होगा, वो फिर इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि वो हमने ये जो बोला है कि रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर कम होता जा रहा है। अगर रिड्यूसिंग करैक्टर कम होता जाएगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों प्रोसेसेस आपस में ऑपोजिट है, अगर एक करैक्टर कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे ऊपर है तो ये अगर मीन्स कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब डाउन द ग्रुप जाते जाओगे जैसे टेल्यूरियम है तो वो फिर क्या होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ये जो स्टेटमेंट मेंशन की हुई कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग है, टेल्यूरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब इसका रीज़न ये क्या बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डाइऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू टेल्यूरियम। तो ये हमने देख ही लिया कि सल्फर से जब टेल्यूरियम डाइऑक्साइड में तरफ जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स इसमें रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें, राइट ऑप्शन आपकी ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है कि SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय SF बट SF4 कैन बी। अभी जब हमने डिस्कस किया था SF4 का मीनिंग है जो सल्फर मीन्स की हेक्साफ्लोराइड है उसमें सल्फर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +6 स्टेट में सल्फर एग्जिस्ट करता है। जब SF4 होता है उसकी स्टेट क्या है, +6, और +6 में आपको जैसे अभी हमने देखा है कि उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो फ्लोरीन सल्फर है वो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है कि सल्फर चारों साइडों से, ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड होता है, तो इट इज़ नॉट इजी टू अटैक ऑन द सल्फर को अप्रोच करना इजी नहीं होता क्योंकि इसके चारों तरफ फ्लोरीन के एटम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि इसीलिए उन्होंने बोला ना कि सल्फर SF6 को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते बट SF4 को कर देते हैं, कि SF4 में क्या है, सीसा ज्योमेट्री होती है। अगर आप SF4 में देखो, F4 में इसमें 4 बॉन्ड्स हैं, एक साइड इसमें लोन पेयर पड़ा होता है। इस टाइप की ज्योमेट्री में सल्फर को इस तरह से जिस साइड बॉन्ड लोन पेयर वहाँ उस साइड से अटैक कर सकते हैं, बाकी साइडों में फ्लोरीन है। इट मीन्स कि SF4 प्रोटेक्टिव मीन्स कि हम वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, बट ये जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है इसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। आंसर बिंदु ने क्या दिया हुआ है कि 6 फ्लोरीन एटम इन SF6 प्रिवेंट अटैक ऑफ द वाटर ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट दी हुई है कि 6 फ्लोरीन एटम है SF6 में जो प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या प्रिवेंट करते हैं, अटैक ऑफ द वाटर, कि पानी को उसके ऊपर अटैक ही नहीं करने दे रहे हैं। ये देखो आप 6 साइड, ये टोटल 6 साइड से ये कवर हो रहा है, इसलिए वो नहीं फॉर्म करेगा। तो इसका रीज़न भी करेक्ट हो गया। इट मीन्स कि ये आपका जो मीन्स कि ये वाला थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या आएगा, ए आंसर आएगा इसका जो राइट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि फॉस्फोरस क्लोराइड जैसे पेंटाक्लोराइड हो गई या फिर हेक्साक्लोराइड भी ले सकते हैं, आर प्रेफर्ड ओवर द थायोनाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन तो आपका हेलोल्केन्स चैप्टर का है, बट ये इसमें फॉस्फोरस के मीन्स की हैलाइड्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको मैंने पी ब्लॉक में ही कवर करने की कोशिश की है कि इसमें आपको साथ में समझ आ जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जब आप हेलोल्केन्स की प्रेपरेशन करवाते हो तो आपको पता होगा उसमें ROH जो अल्कोहल्स होता है उसमें यहाँ तो PCl3 या फिर PCl5,
वो कहते हैं कि PCl3 और PCl5 जो है आर प्रेफर्ड, उसको प्रेफर करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर नहीं करते। तो थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, कि वो कहते हैं इनको, इनके जो क्लोराइड है उनको प्रेफर ज़्यादा किया जाता है, बट थायोनाइल को नहीं करते। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। बट आप इस चीज़ को समझो, जब वो थायोनाइल को प्रेफर करते हैं तो होता है क्या इसमें, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। और जब भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं तो उनमें उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि जिस रिएक्शन में गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है वो उसको प्रेफर करते हैं कि गैसियस प्रोडक्ट जो बनेगा वो आराम से इजीली उड़ जाएगा साइड प्रोडक्ट बन के, और मेन प्रोडक्ट वो इजीली सेपरेट करना उसको आसान हो जाता है। ठीक है, बट इसमें इसीलिए वो सल्फर जो थायोनाइल क्लोराइड उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो मीन्स की PCl3 इनके प्रोडक्ट बनते हैं, साइड प्रोडक्ट बनते हैं, वो इतने वो गैसेस फॉर्म में नहीं होते, इसलिए सल्फर वो थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर करेंगे, ना कि PCl3 और PCl5 को। इट मीन्स कि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन दी हुई है, दैट इज़ रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, ये रॉन्ग है। अब इनमें इन्होंने साथ में बोला है कि रीज़न क्या दिया है कि फॉस्फोरस क्लोराइड, पहले तो असर्शन दोबारा से पढ़ लो, फॉस्फोरस क्लोराइड आर प्रेफर्ड ओवर थायोनाइल क्लोराइड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। तो ये रॉन्ग होगी, क्योंकि सल्फर ट्राई, आप हेलोकेन्स में ये पढ़ना जाके, उसमें सल्फर, बस ये चीज़ याद रखनी कि सल्फर वाला जो कंपाउंड है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, थायोनाइल क्लोराइड, इसलिए वो थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं, ना कि PCl3 PCl5 को। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इसका रीज़न वो क्या दे रहे हैं कि फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल लाइट, कि फॉस्फोरस को इसलिए प्रेफर करते हैं वो प्योर अल्काइल क्लोराइड देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसमें कोई प्योर नहीं मिलता, फिर उसको सेपरेशन करनी पड़ती है। तो इट मीन्स कि इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। असर्शन भी इसकी रॉन्ग है और रीज़न भी रॉन्ग है। तो आई होप ये जो इतने क्वेश्चन हमने रीजन असर्शंस के डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट इसमें CBSE ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट, इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं अपना बताना कि कौन सी इसमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट में वो बोल रहे हैं अमोनिया इज़ अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले तो आपको इसमें जो 2 चीज़ों की बात की हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट और द बेस। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को पहले लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग होता है, जैसे हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन का मीनिंग आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है उसकी बोलते हैं उसकी रिडक्शन हो रही है। और अब ये बोल रहे हैं कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कि ये जो है कि हाइड्रोजन जल्दी नहीं देता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता है कि जैसे आप मीन्स की डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं, ठीक है, अब इसमें जब आपने डाउन द ग्रुप इसमें देखना है, फिर सब नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया है, ठीक है, देन अमोनिया के बाद फॉस्फीन आता है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगी, और जितनी जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक करेगी उतनी ही जल्दी वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा और हाइड्रोजन दूसरे जो साथ में रिएक्टेंट उसमें जाके ऐड हो जाएगी। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्योंकि बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से हाइड्राइड में नाइट्रोजन और जो भी सेंट्रल एटम उसकी और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से वो वीक होती है और जल्दी टूट जाती है, तो हाइड्रोजन जितनी जल्दी टूटेगी वो ऐड हो जाएगी और दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। पर आप देखो उन्होंने बोला है कि ये इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो हाइड्रोजन जल्दी छोड़ेगा ही नहीं, इसकी बॉन्ड नहीं टूटेगी, तो ये फिर अगर किसी की रिडक्शन नहीं करवाएगा तो नो डाउट ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, इट इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये जल्दी किसी की रिडक्शन नहीं करवाएगा। इट मीन्स ये इतनी बात तो ये ठीक बोल रहे हैं। अब साथ में इन्होंने बोला है इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और बेस कौन से किसको हम बेस बोलते हैं, बेस जो होते हैं दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखो तभी देंगे ना जब उनके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और आपको पता है कि नाइट्रोजन में जो है सबसे स्मॉल एलिमेंट है इस जो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे छोटा एलिमेंट नाइट्रोजन ही होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि साइज छोटा होने के कारण, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर ही अवेलेबल रहते हैं। इट मीन्स कि अमोनिया के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो मीन्स की स्कैटर नहीं होते हैं, साइज ही उसका छोटा, 2 शेल्स का तो साइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर पड़े होते हैं, ज़्यादा फैलते ही नहीं है, दूर नहीं जाते। तो अगर किसी को देने की ज़रूरत पड़े तो जो अमोनिया वो आराम से दे सकता है। बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हो कि क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे अमोनिया के बाद फॉस्फीन में आओगे, इसके बाद आर्सेनिक ट्राईहाइड्रेट में हम आते हैं,
तो उनमें क्या होता है कि साइज़ इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर स्कैटर होने शुरू हो जाते हैं, दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे तो वो उस सेंट्रल एटम के ऊपर अवेलेबल कम होंगे, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसके कारण वो वीक बेस होंगे। तो डाउन द ग्रुप तो बेसिक नेचर क्या करता है, वो डिक्रीज करता जाता है ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन दैट सेंट्रल एटम। बट नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोकलाइज रहते हैं, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। इट मीन्स कि नाइट्रोजन फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें पहली बात भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है। इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें करेक्ट निकल के आ रही है। अभी हम बाकी भी देख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता लगेगी कि जो आपके पास अमोनिया वो क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तो बॉन्ड कितनी छोटी है, तो ये तो जल्दी टूटेगी नहीं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, नहीं जल्दी छोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन इसकी टूटेगी नहीं तो दूसरे में ऐड कैसे होगी, इसलिए जो अमोनिया वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो यहीं से ये रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। नो डाउट इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसका करेक्ट है। बट आधी स्टेटमेंट तो इसमें दो बातें बताई गई है ना, इसके रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग नेचर की रिगार्डिंग और बेसिकसिटी के रिगार्डिंग। बेसिक नेचर चलो ठीक बताया है, बट रिड्यूसिंग नेचर तो इन्होंने गलत बता दिया, क्योंकि ये तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग है, तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग हो गई, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि अमोनिया इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चलो ये चीज़ ठीक है, बट साथ में इन्होंने बोल दिया ये वीकेस्ट बेस भी है। तो हमें पता है कि अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर ही रहता है, छोटा साइज होने के कारण। तो इट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे अगर देखो तो इन्होंने बोला अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, पर हमें पता है कि ये तो रिडक्शन करवाता ही नहीं है एक दूसरे की, क्योंकि इसने हाइड्रोजन छोड़नी ही नहीं अपनी। इट मीन्स कि ये वाली जो है, और इसमें साथ में इन्होंने ये भी बोला वीकेस्ट बेस भी वीक है। इट मीन्स कि फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इन चार ऑप्शन में से वही हमारी जो फर्स्ट वाली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की थी, वही इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो इस जो मीन्स की क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट ए स्टेटमेंट, जो ए वाली ऑप्शन है वही इसका आंसर है। इन द सेम वे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देखो, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगिस इज करेक्ट। इसमें इन्होंने चार एनालॉगिस दिए, एनालॉगिस मीन्स कि आपस में ऑपोजिट कैरेक्टर वाला बताया हुआ है, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट दी हुई है। अब इसमें देखो एक उन्होंने नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन क्या है, ये 1s2। आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके अकॉर्डिंग इसकी कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 बनती है, 2s2 एंड 2p3। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ठीक दी हुई है, पर इसके साथ जो आर्गन दिया हुआ है, ठीक है, आपको नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है, इनर्ट होती है। अब आर्गन जो है, आर्गन का एटॉमिक नंबर पहले आपको पता होना चाहिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। 18 एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर इसकी आप आर्गन की कन्फिगरेशन लिखते हो, आर्गन की अगर हम कन्फिगरेशन लिखें तो क्या आती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इट मीन्स इसमें तो तीनों मीन्स की शेल्स होती है ना, थर्ड पीरियड को बिलोंग करती है। बट इन्होंने तो आर्गन की जो कन्फिगरेशन दी है वो तो 1s2 2s2 को वो तो 10 ही इलेक्ट्रॉन डिवाइड किया ना, 2 इसमें 1s में 2 2s में 4 हो गए और 6 हो गए p में, तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे। इट मीन्स कि ये फर्स्ट वाली ऑप्शन वो इनकरेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन पे आओ, कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म करती है, चलो ठीक है, कार्बन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये तो करेक्ट है। बट इसके साथ जो दूसरा दिया हुआ इन्होंने बोला जिनोन नो कंपाउंड, तो दिस इज इनकरेक्ट। आपको पता है जिनोन का तुम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हुए हैं, तो जिनोन के काफ़ी कंपाउंड है, जिनोन के फ्लोराइड्स मिलते हैं, ठीक है, ये ऑक्साइड्स में भी रिएक्शन करती है। तो इट मीन्स कि ये जिनोन वाला ये वाली सेकंड वाला इन्होंने बात की वो रॉन्ग है। इट मीन्स कि ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, इनकरेक्ट है। अब थर्ड इन्होंने बोला है जिनोन डाईफ्लोराइड इज लीनियर, जिनोन डाईफ्लोराइड लीनियर होता है। अब आपको पता है कि जिनोन में अगर देखा जाए तो एक स्टेबल गैस कन्फिगरेशन होती है, ये एक नोबल गैस है, तो इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट में होते हैं। अगर 8 में से ये 2 बॉन्ड्स बनाती है तो बाकी इसके पास रह जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि इसके पास अगर ये 2 के साथ बॉन्ड बना लेती है तो आउट ऑफ टोटल 8, 2 के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 लोन पेयर्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो जिनोन जो होती है इसका फिर जो शेप होती है वो लीनियर होती है, लीनियर ऐसे कि बाकी जो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं वो इस तरह से
मीन्स की ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में पड़े होते हैं, पर इनकी शेप तो हमने इसकी सॉलिड बॉन्ड से डिसाइड करनी है ना, तो इसलिए इसकी शेप लीनियर है। शेप्स भी आप देखते जाओ क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको नो डाउट इसमें तो हम ये क्वेश्चन करें पेपर में शेप का भी तो आ सकता है ना। तो इस वजह से जिनोन में लोन पेयर कितने, नंबर ऑफ लोन पेयर 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है। तो इन्होंने बोला कि इसकी जो ठीक है लीनियर शेप करेक्ट होगी, बट इन्होंने ClF3 जो क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड है उसको ट्राइगोनल प्लानर होती है, बट नो डाउट इधर फ्लोरीन का 3 दिया, ये नहीं कि जहाँ पे भी 3 एटम के साथ बॉन्ड बना किसी हर जगह हम ट्रायंगुलर प्लानर ही करके आ जाएंगे, ट्रायंगल ही बना के आ जाएंगे, वो ऐसा रॉन्ग होता है। क्योंकि आपको मीन्स की बॉन्ड्स के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद उनमें लोन पेयर कितने बच रहे हैं। लोन पेयर्स को भी लोन पेयर उनकी जो, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होती हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जब वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी जो शेप होती है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। वो शेप मीन्स की नॉर्मल शेप नहीं लेते, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर आप ClF3 की देखो जो ज्योमेट्री है, शेप देखो, तो क्लोरीन जो है आपको पता है हेलोजन का मेंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 7 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन में होते हैं। 7 में से अगर 3 उसने बॉन्ड बना ली ClF3 का, अगर आप देखो, ठीक है, ClF3 में क्लोरीन जो है उसके पास 17 है, 287 इसका एटॉमिक मीन्स की ऐसे कन्फिग्रेशन होगी, तो 7 जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, जब इसने बॉन्ड्स बनानी होती है ClF3 के केस में, तो होता क्या है, क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ, और आपको पता 3 बॉन्ड बनाने के बाद टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हमने बोला था 287 थे ना, तो 7 में से जब 3 बॉन्ड बना ली तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 2 लोन पेयर। तो जो 2 लोन पेयर होते हैं इस तरह से इसके साथ पड़े होते हैं, इसके ऊपर ही पड़े होते हैं, तो इस तरह से जो ज्योमेट्री निकल के आती है दैट इज अ टी शेप ज्योमेट्री। ClF3 की जो ज्योमेट्री वो टी शेप ज्योमेट्री होती है, इट इज़ अ टी शेप। टी शेप क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। बट ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर प्लानर है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रायंगुलर प्लानर, तो ये प्लानर नहीं है, ये टी शेप ज्योमेट्री है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सी स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी नहीं है, राइट नहीं है। अब नेक्स्ट है हीलियम इज यूज इन द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, मोनोटॉमिक फॉर्म में होती है, ओके। तो ये थोड़ी लाइट गैस है, तो इसको वो मेट्रोलॉजिकल में इसमें यूटिलाइज करते हैं इसलिए। और साथ में उन्होंने बोला आर्गन, आर्गन को भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी नोबल गैस है, ठीक है, ये भी नॉन रिएक्टिव है, तो इसमें इट मीन्स कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आती है दैट इज़ अ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसलिए जब भी आपको इस तरह के कुछ भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे तो उनको बड़े ध्यान से आपने अपने लेवल पे पहले सोचना है, इनकी बात तो बाद में सुननी है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर खुद निकालो भी इसका क्या होना चाहिए, राइट क्या है। जैसे हमने इसमें करेक्ट इसका निकाला कि टी शेप है, टी शेप निकल आई, बट इन्होंने टी शेप नहीं दी, इन्होंने ट्रायंगल दिया हुआ है, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये करेक्ट जो है हमने लॉजिकली सोचा, अंडरस्टैंडिंग से होता है, तो वो राइट वाला आंसर मैच नहीं हो रहा, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चन जो भी आपने डिस्कस करने हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम CBSE जो आपके सैम्पल पेपर में इस चैप्टर में से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इन द प्रेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, जीनोन की कंपाउंड की जो प्रेपरेशन करते हैं, तो बार्टलेट जिस साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड्स की डिस्कवरी की थी, हैड टेकन द ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम F6 नेगेटिव। तो बोला कि ये जो कंपाउंड ले लिया था उसने फ्लोक्सीमीज की प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ जो ऑक्सीजन का कंपाउंड लिया है, इसमें इसको ही आपने बेस की फॉर्म में क्यों कन्वींस की उसने यूटिलाइज किया, ठीक है, ऐसे बेस कंपाउंड, उसने इस कंपाउंड को ऐसे बेस माना, बेस मीन्स इस कंपाउंड के बेसिस पे उसने अपनी जो नेक्स्ट रिसर्च वर्क किया उसके बेसिस पे उसने जीनोन के कंपाउंड फॉर्म किए। तो बोले इसी को क्यों लिया गया है, इसमें क्या मतलब कि इसमें मीन्स की सिमिलैरिटी क्या थी ऑक्सीजन और जीनोन में, जो इसने ये वाला कंपाउंड लिया है उस चीज़ को आपने देखना। आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा बार्टलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा था कि ऑक्सीजन की और जीनोन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम, की जितनी एनर्जी ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है नियरली उतनी ही जीनोन में लगती है। इनकी जो आयोनाइजेशन स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सेम है, इसके कारण इनमें जो है उसने इस कंपाउंड के बेसिस पे नेक्स्ट जो जीनोन के कंपाउंड्स फॉर्म करवाए हैं। अब आप इसमें देखो फर्स्ट रीज़न क्या दिया हुआ है, बोथ ऑक्सीजन एंड जीनोन हैव द सेम साइज, इन दोनों का साइज सेम है। साइज तो आपका तो सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है फर्स्ट एलिमेंट है, पर डाउन द ग्रुप जाते जाते जीनोन जो है बॉटम में आ रहे थे, जीनोन का साइज तो बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो 5th पीरियड को बिलोंग करता है। तो इस हिसाब से बोल सकते हो कि ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी,
नेक्स्ट स्टेटमेंट में आओ, नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ, बोथ ऑक्सीजन एंड जिनोन हैव सेम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सेम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी नहीं हो सकती, ऑक्सीजन स्मॉल साइज में सिर्फ 2 शेल्स ही हैं, और आपको पता है जिनोन डाउन द ग्रुप जाते जाते वो 5th पीरियड यानी 6 में आता है डाउन, मीन्स कि अपने अगर इसका पढ़ा हो तो देखो इसमें हीलियम, हीलियम के बाद क्या आता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। तो जीनोन जो 5th पीरियड को बिलोंग करता है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम नहीं हो सकती क्योंकि साइज उसका क्या है, बड़ा है। अब आप नेक्स्ट देखो, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ ऑक्सीजन एंड जिनोन, जो मैंने कोमा कोमा डाला इट मीन्स कि सेम ऊपर वाला ही आ रहा है, सेम स्टेटमेंट ही आ रही है। बोथ ऑक्सीजन एंड जिनोन हैव द ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन। तो वही पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने अपने लेवल पे पहले सोच लेना कि आयोनाइजेशन वाला प्रॉपर्टी जो उसने वो ऐसे वो चीज़ को कंसिडर करके उसने नेक्स्ट जिनोन के कंपाउंड फॉर्म करवाए थे। इट मीन्स कि इसकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें नेक्स्ट जो वो बोथ जिनोन एंड ऑक्सीजन और गैसेज, ये दोनों गैसेज, ये भी कोई स्टेटमेंट ना हुई क्योंकि और भी गैसेज एग्जिस्ट करती हैं, तो गैसेज का कोई उसने क्राइटेरिया नहीं लिया, तो उसने आयोनाइजेशन को मान के चला था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इसमें इन जिनोन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, इन जो जिनोन के अलग अलग ये कंपाउंड्स हैं, द नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितने होंगे जिनोन पे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अगर तुम लोग ध्यान से देखो, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले आपने अपने लेवल पे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी मीन्स की लोन पेयर कितने होंगे। पहला है जिनोन डाईफ्लोराइड। अगर जिनोन डाईफ्लोराइड में देखो तो आपको पता है जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं उनके लास्ट में नोबल गैसेज कौन से ग्रुप को बिलोंग करती हैं, 18 ग्रुप को। 18 ग्रुप को बिलोंग करने का मीनिंग है उनके सभी के पीछे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये 2 बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है, अगर ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो आउट ऑफ 8 अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो कितने रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इसमें 8 थे, 8 में से हमने 2 कम कर दिए तो बच गए 6। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर में इसके पेयरिंग करें तो हमारे पास 3 पेयर निकल के आएंगे। इट मीन्स कि जिनोन डाईफ्लोराइड में कितने बनेंगे, 3 पेयर्स आएंगे, 3 लोन पेयर आएंगे। अब आपको जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है जिनोन टेट्राफ्लोराइड वाला, तो इनकी ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, इनके स्ट्रक्चर भी आप सिंपल आपने इसकी काउंट करो कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इस बार ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएंगे। आउट ऑफ 8 अगर 4 इलेक्ट्रॉन आप कम कर देते तो इसमें कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन से अगर वो पेयरिंग करेंगे तो पेयर कितने बन के निकलेंगे, 2 पेयर्स आएंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर इसमें बनेंगे। अब नेक्स्ट वाला है जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अब जिनोन हेक्साफ्लोराइड का मीनिंग है कि इसमें जिनोन अगेन अब 6 से फ्लोराइड है तो 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 8 में से अगर आप 6 निकाल देते तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 1 पेयर, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें 1 पेयर ही 1 लोन पेयर आएगा। इट मीन्स हमारा जो ऑर्डर क्या बना कि सबसे पहले फ्लोराइड है इसमें 3, ठीक है, निकल के आ रहे हैं तो हमारे पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। और हेक्साफ्लोराइड में यू कैन से इसमें 1 लोन पेयर इसमें है, और हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए 6 बॉन्ड बनाने के बाद, तो 1 लोन पेयर बनेगा। तो हमारे पास कितने हो गए, पहले में 3 है, दूसरे में 2 लोन पेयर आएंगे, तीसरे में 1 लोन पेयर आएगा। ये लोन पेयर आप देखो तो, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ये बनेगा 3, 2 और 1। सबसे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब इसमें देखो 2, 3, 1 ये भी रॉन्ग है, 1, 2, 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 4, 1, 3 क्या बन गया, 3, 2, 1। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से पहले आपने कैलकुलेट कर लेने, कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें से उस करेक्ट ऑर्डर को मीन्स की ऑप्ट करोगे। सो आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें है कि जो आपने मीन्स की एनालिसिस में टेस्ट करते हैं नाइट्रेट का, रिंग टेस्ट हम करते हैं, उसमें रिंग टेस्ट में फेरस सल्फेट का सोल्यूशन भी डाला जाता है, बाद में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, अपने लैब में किया होगा। अब इसकी मीन्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इसका मीन्स कंपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्राउन रिंग उसमें बनती है। अगर ब्राउन रिंग उसमें बनती है तो इट मीन्स उसमें नाइट्रेट पड़ा हुआ है, NO3 नेगेटिव। तो ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट में बनती है ऑफ नाइट्रेट आयन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब आपने यही देखना है कि जब नाइट्रेट आयन के लिए रिंग फॉर्मेशन होती है तो रिंग फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड के कारण होती है, कौन सी चीज़ उसमें ऐसी बनती है जो रिंग को फॉर्म कर देती है। तो इसमें जो आंसर है, अगर आप इसकी ऑप्शंस देखो तो फर्स्ट है आयरन, वाटर के मॉलिक्यूल 5 है तो इसको बोलेंगे पेंटा एक्वा। भी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने हैं, DF ऑर्बिटल के बाद सेकंड टर्म का चैप्टर आएगा, उसमें आप इसकी डिटेल में स्टडी करोगे। फिलहाल जस्ट आप इसको एक क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लो कि जिसमें पेंटा एक्वा NO नाइट्रोसिल होता है 2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है।
आपने देखना एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के चलता है। तो इसमें जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल NO ये कंपाउंड इसका है, जिसके कारण वो इस कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के कारण ये इसमें क्या बनाता है, इसमें रिंग फॉर्म होती है। सेकंड फेरस सल्फेट, ये इस टाइप का कंपाउंड नहीं बनाता, ये कम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे के ऊपर चार्ज आता है। और नेक्स्ट में है इसने 4 मीन्स की वाटर, इसमें भी मीन्स की 4 वाला नहीं होता, ना ही NO2 वाला लेता है, मीन्स की ये भी इनकरेक्ट है। मेन आप इसको इन जनरल याद कर सकते हो कि इसका फर्स्ट कंपाउंड, इसकी डिटेल नहीं आपने करनी, बट मेन एक फॉर्मूला याद कर लो कि रिंग फॉर्मेशन में ये जो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनता है। सो दिस 2 क्वेश्चंस के अभी और है, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अल्कलीज, कि जब भी हैलोजन्स को आप, अल्कलीज का मीनिंग होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस, जब इसमें कोई बेसिस के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब आपको पता है जो बेसिस होते हैं मोस्टली एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में अगर आप देखा जाए तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स दिए हुए हैं। तो फ्लोरीन का क्या होता है कि फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो कि अब आपको पता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने के कारण क्या हुआ, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इट मीन्स कि वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें अगर देखा जाए तो इसकी एसिडिटी वाइज की एल्कलीज किसके साथ कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो फ्लोरीन इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। जो फ्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी एल्कलीज के लिए सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देन फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाते जाते इनकी जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो उसी के बेसिस पे आपने इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट में इसकी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन हमारी आएगी क्योंकि इसमें करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। फिर भी हम बाकी भी देख सकते हो, फ्लोरीन इसमें फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ठीक है, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज जो दैट इज लेस देन द क्लोरीन, तो बाद में आयोडीन दैट इज ग्रेटर देन दिस ब्रोमीन। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, ये मीन्स की जो रेंडम्स ऑर्डर दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है, ये सीक्वेंस में जा रहा है वो आपका करेक्ट ऑर्डर है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि डाउन द ग्रुप हमने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फिर तो एसिडिक करेक्टर इसका कम होता जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने सिंपल हैलोजन्स की बात कर रहे हैं ना कि हैलोजन हैलाइड्स की, ठीक है। हैलोजन सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स की नहीं बात कर रहे, सिंपल हैलोजन्स का देख रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आयोडीन तो मीन्स डाउन द ग्रुप जाके बॉटम में आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड वाला ऑर्डर भी इनकरेक्ट है। जो फोर्थ ऑर्डर है ये भी एक रेंडम सा दिया हुआ, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा लेस देन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोडीन। तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट ऑर्डर, रेंडम वाला नहीं, हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डर ही दैट इज द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि एट रूम टेम्परेचर HCl इज ए गैस। अगर रूम टेम्परेचर में देखो तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट जो HF है इट इज़ लिक्विड, ये एक लो बॉइलिंग लिक्विड एग्जिस्ट करता है। वो बोले कि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्योंकि स्मॉल साइज है, फ्लोरीन हमें पता स्मॉल साइज का होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन वाला कंपाउंड गैसेस में होना चाहिए ना। तो बट होता क्या है कि HF जो है वो तो इसमें क्या कर रहा है, वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पर, HCl है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता है कि फ्लोरीन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट मेंबर, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो होता है क्या है कि जो फ्लोरीन HF के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है, उस एसोसिएशन के कारण ये लिक्विफाई हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज अ मेन रीज़न। अब हमने देखना कि इसमें इन्होंने कौन से रीज़न दिए हुए हैं। मेन रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इसका रीज़न बन के निकलता है, क्योंकि HCl में जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और उसमें साइज बढ़ जाता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी इस टाइप की कोई एसोसिएशन नहीं शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की, तो इसलिए वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट में है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है HF बॉन्ड इज कोवलेंट, तो ये रॉन्ग है।
ठीक है। देन HF बॉन्ड इज आयनिक, ये भी नहीं आएगा। जो इसका हमने राइट आंसर देखना कि ठीक है, इसकी जो इसके लिए प्रॉपर रीजन कौन सा है। थर्ड में HF हैज़ मेटालिक बॉन्ड, ये बॉन्डिंग को लेके चल रहे हैं, बट हमें पता है कि इसमें बॉन्ड कौन सी फॉर्म हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट में बोला HF हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देन इट इज़ अ फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में किए हैं सीबीएसई के क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो आपने इन सबको अच्छे से करना है और इनके पैरेलल कोई भी और भी एग्जाम्पल फिट कर देते तो अपनी इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको भी आंसर निकालना है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।